Day 1 of content creation. Day 2 of content creation. Day 1 of content creation. अगर तुम 2025 के एंड तक भी यही सोच रहे हो कि व्यूज, टाइटल, थंबनेल या अच्छी स्क्रिप्ट लिखना ही कंटेंट क्रिएशन का पूरा गेम है, तो यही होगा। इन चीजों के बजाय सिर्फ दो ही चीजें हैं जिसपे ये कंटेंट और सोशल इंडस्ट्री जो है वो पूरी टिकी हुई है। वो दो चीजें हैं स्टोरी टेलिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी। ये दोनों ही चीजें एक आइसबर्ग का डीपेस्ट पॉइंट है, बाकी सारी चीजें ऊपर ऊपर की है। और ऐसा क्यों है उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। अगर तुम आज एक आइडिया सोचोगे तो लोगों के हिसाब से सोचोगे, एल्गोरिथम के लिए नहीं, क्लिक्स के लिए टाइटल चुनोगे। थंबनेल बनाओगे तो वो भी क्लिक्स के लिए। स्क्रिप्ट लिखोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा देर तक तुम्हें लोग देखें। इन सभी चीजों की जो रूट है वो स्टोरी टेलिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी ही है। लेकिन आज हम तुम्हारे दिमाग के बारे में जानेंगे। तुम्हें पता है व्यूज का जो मैट्रिक है वो मैटर ही नहीं करता। I genuinely feel that views are more superficial metric out there because बट व्यूज इतने सुपरफिशियल होते क्यों हैं? व्यूज जो हैं वो कभी भी एक्चुअल एंगेजमेंट को कैप्चर ही नहीं करते। लेकिन कैसे? हमारे लिए तो व्यूज ही सब कुछ होते हैं। आप अभी ये जो वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं वो ऑलरेडी एक व्यू काउंट हो चुका है। लेकिन क्या तुम सच में ये वीडियो देख रहे हो या बैकग्राउंड में ये बस बज रही है और तुम बाथरूम कर रहे हो, या तुमने सिर्फ हेडफोन लगा रखे और अपने 3-4 काम कर रहे हो साथ में? तो YouTube की डेफिनेशन में पहले 30 सेकंड अगर कोई देखता है तो वो एक व्यू काउंट हो ही जाता है। Instagram के लिए यही चीज 3 सेकंड्स का एवरेज वॉच टाइम अगर आ जाए तो वो एक व्यू काउंट कर लेता है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? अटेंशन तो मिली ही नहीं, लेकिन मैट्रिक बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि व्यूज को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है एड स्पेंड करके या सिर्फ बैकग्राउंड में रन करवा के। तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो फिर है क्या? पहला CTR, दूसरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन, तीसरा एंगेजमेंट रेट और चौथा रिपीट व्यूअरशिप। इन्हीं मैट्रिक से एक्चुअल YouTube और उसकी ऑडियंस को फायदा होता है, ना कि सिर्फ व्यूज से। इवन मैं खुद ऐसे लोगों के साथ काम करता हूं जिनके एवरेज व्यूज अगर 2-3 हजार, 10,000, 15,000 आते हैं, लेकिन फिर भी वो वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं। ऐसे कैसे? वो वीडियो बनाते हैं अपने स्किल के बेसिस पे। एग्जांपल के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर है, उसने अपना YouTube चैनल खोला और उस पे एक वीडियो अपलोड करी, हाउ आई मेक अ प्रोफेशनल थंबनेल्स। भले उस वीडियो में 5,000 व्यूज आए हों और उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 10 मिनट की वीडियो में से 5 मिनट भी है। फॉर एग्जाम्पल 5,000 व्यूज में से उसे 5 क्लाइंट 2,500 के मिल गए, तो जितने उसने YouTube एड से कमाए 5,000 पे, उससे कहीं ज्यादा तो उसने अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज बेच के कमा लिए। तो ऐसे में तो वो ज्यादा वैल्यूएबल बन गया। और यही व्यूज का खेल जो होता है वो काम करता है। हम सब व्यूज के पीछे भागते हैं, लेकिन वैल्यू क्रिएशन व्यूज से ज्यादा बड़ी बन जाती है। इसलिए व्यूज नहीं, हमें इन मैट्रिक्स को देखना चाहिए जो असली में वैल्यू क्रिएट करते हैं, ना कि एक इल्यूजन। और इनडायरेक्टली अगर तुम वैल्यू पे फोकस करते हो तो व्यूज पे इम्पैक्ट पड़ता है। और इसका एग्जांपल तो मैं खुद ही हूँ। जैसे भले ही इस वीडियो में कम व्यूज आए, लेकिन फिर भी आप मेरी नई वीडियो देखने अगर आ रहे हो, न्यू ऑडियंसेस तक मेरी वीडियोस पहुंचने लगी हैं, एवरेज CTR बढ़ने लगा है, वॉच ड्यूरेशन बढ़ने लगा है, तो रिजल्ट्स मिल ही जाएंगे। तो अगली बार जब तुम सौरभ जोशी की वीडियोस देख के डिमोटिवेट फील करो कि मेरे इतने व्यूज क्यों नहीं आ रहे, तो समझ लेना कि उस बंदे ने इन 4 मैट्रिक्स पे फोड़ दिया है। और इंटरेस्टिंगली ये चारों मैट्रिक्स जुड़े हैं ह्यूमन साइकोलॉजी से। अब कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी, कुछ लोग इसमें से इनसाइट्स भी ढूंढ लेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भले ही तुम्हारे 0 व्यूज क्यों ना आते हो, कंटेंट क्रिएशन चालू करो प्लीज। उसके मैं तुम्हें 4 रीजंस दे सकता हूं जो भले ही तुम कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम ना करो फिर भी तुम्हें फायदा देके ही जाएगा। सबसे बड़े रीजंस में से एक है सोशल मीडिया डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या होगा। डॉली चाय वाला ने बिल गेट से मिलने का कभी प्लान भी नहीं किया होगा, लेकिन यूनिक स्टाइल की वजह से एल्गोरिथम रैंडम चांस पे खेलता है और ह्यूमन शेयरिंग बिहेवियर की वजह से वो एक वायरल मोमेंट बन गया और बिल गेट्स को चाय पिला दी। और ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तुम्हें नहीं पता कि तुम 2 बजे कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, वो किसी ऐसे इन्फ्लुएंशियल इंसान पे पहुंच गई रैंडमली, और ये बकायदा मेरे साथ हुआ है इंस्टाग्राम पे भाई। या तुम रेडिट थ्रेड का डिस्कशन बन चुके हो, इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज पे तुम आ रहे हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड गेट कीपिंग है ही नहीं है वो।
पहले क्या होता था, MTV या रेडियो स्टेशंस जो होते थे वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करके रखते थे, लेकिन अब जो है हम अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सकते हैं। और इस चीज की वजह से 500 फॉलोअर वाला बंदा भी कब एक रात में 5 मिलियन वाला हो जाता है पता ही नहीं चलता। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मैटर करती है डिसेंट्रलाइजेशन में, कि आप भले ही वायरलिटी को इंजीनियर ना कर पाए, लेकिन आप प्रोबेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। अब सेंट्रलाइज्ड एरा में क्या होता था, हमें परमिशंस लेनी पड़ती थी डीलर्स की, एजेंट्स की, और लाइसेंस लेने पड़ते थे। वो आज भी होते हैं, लेकिन हम डिसेंट्रलाइज्ड एरा में हैं आज, जहां आपको परमिशंस नहीं, कंसिस्टेंसी, यूनिकनेस और सही वक्त का इंतजार करने की आदत होनी चाहिए। सेम यही चीज यशराज मुखाते को ले लें आप, या अभी नए जो लेटेस्ट अभी चल रहे ये वाले भैया। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितना का है जी? तुम्हें लग रहा होगा कि ये बंदा यार अचानक से वायरल हो गया, किस्मत की बात है। बॉस, जब ये वीडियो वायरल हुई उसके पीछे किसी ने देखा क्या हुआ? कंसिस्टेंटली उन्होंने वीडियोस अपलोड करी हैं, वो भी 100 के नंबर्स में होंगी, और सेम फॉर्मेट में, सेम स्टाइल में, तब किसी ने नोटिस नहीं किया। तो वो एक ही कंसिस्टेंट स्टाइल दोहराते हुए आ रहे थे, उसमें से एक चल गया। इवन आप बता ही नहीं सकते कि सोशल मीडिया पे पैटर्न क्या चलेगा। कभी 47th वीडियो तक आपके 200 व्यूज आ रहे होंगे, तो 51th वीडियो से 2 मिलियन आना चालू हो जाए, कुछ पता नहीं। सेम यही चीज मेरे साथ हुई थी 4 साल पहले, जब मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया था। 6 महीने में 100 सब्सक्राइबर्स थे 6 महीने में 100 सब्सक्राइबर्स थे भाई, और उसके अगले 6 महीनों में 1000 हो गए। ये मेरे लिए भी शॉकिंग था, पर है। तो अगर मैं 6 महीने का हिसाब लगाता कि मेरे 6 महीने में 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो पता नहीं लाख कब होंगे। तो आज देख लो 5 साल हो गए, उस हिसाब से तो मेरे इतने होने चाहिए थे। डिसेंट्रलाइजेशन का जादू। तो मैटर नहीं करता कि भले ही आपके 0 व्यूज आ रहे हो, लेकिन अगर आप वैल्यू दे पा रहे हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन कभी ना कभी आपको फेवर कर ही देगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन सोशल मीडिया स्टार्ट करने का वो है एनहांस अपॉर्चुनिटीज। सोशल मीडिया एक अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है अगर आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, चाहे आप किसी भी जॉनर के हो, कोडिंग करते हो, डिजाइनिंग करते हो, फिल्म मेकिंग करते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, कुछ भी, इवन स्पोर्ट्स भी। तो जैसे ही आप सीखोगे, आप सिखाते हो जब लोगों को, तो आप ट्रेन होते हो। और सबसे बढ़िया बात तो ये लगती है कि आप जल्दी फेल होते हो। आपको पता रहता है कि ये तो फेल हो गया है भाई, अब मुझे इसको और बेटर करना पड़ेगा, तो ऐसे में स्पीड बढ़ जाती है। vidIQ की रिसर्च के हिसाब से क्रिएटर्स जो 100 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके होते हैं, ट्रैक्शन मिलने से पहले वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं ऑडियंस साइकोलॉजी को, बजाय उनके जिनको अर्ली सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने रियल डेटा पैटर्न्स देखे हैं। उन्होंने वो सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है, जो एक अर्ली वायरल वाले को शायद कभी नसीब भी ना हो। और इस बात से मैं काफी रिलेट कर सकता हूँ। तीसरा सबसे बड़ा रीजन, ब्रांड्स और कंपनीज को ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए। एक मजेदार सी चीज बताता हूँ। ब्रांड्स YouTube को पैसा दे रहे हैं एड्स दिखाने के लिए, लेकिन YouTube हमसे पैसा ले रहा है एड्स ना दिखाने के लिए। तो ऐसे में ब्रांड्स को ऑर्गेनिक ट्रैफिक की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपने अगर मेरा ये वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने बता रखा है कि अब कंटेंट क्रिएटर्स कॉर्पोरेट में कैसे घुसेंगे, क्योंकि उनको जरूरत है ऑर्गेनिक ट्रैफिक की, और आप खुद का डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो, तो क्या दिक्कत है। और इसी की वजह से ब्रांड्स जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स को स्पॉन्सरशिप्स आज नहीं देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं कि अब तुम हमारे हुए वतन साथी हो, अब तुम्हें कोई कंपनी हायर नहीं करेगी, तुम हमारे लिए ही कंटेंट बनाना, हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए। एड्स तो तुमने ब्लॉक करवा दी। और चौथा सबसे बड़ा रीजन, आप ह्यूमन बिहेवियर्स को समझते हैं, आप पैटर्न्स को डेवलप करते हैं, आपके अंदर पेशेंस की एक भावना आती है जो हर जगह काम आती है, और सेल्स वालों की तो मौज हो जाती है। भूल गए तन्मय भाई ने क्या कहा था? If I were hiring for marketing, if there was a kid who could take an Instagram page from 0 to 10,000, that kid is killer. अब ये सब चीजें जानने के बाद तुम्हें मजा आएगा कि 7 साइकोलॉजिकल टर्म्स कैसे काम करती हैं, क्योंकि ये समझाना पहले बहुत जरूरी था उन टर्म्स को बताने से पहले।
पहला अटेंशन साइकोलॉजी, AKA इसे हम 3 सेकंड रूल भी कहते हैं। 2026 का जो ट्रेंड होगा वो हाइपर कॉम्प्रेस्ड अटेंशन के ऊपर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यार ये आंकड़ा अभी 30 सेकंड्स पे है लॉन्ग वीडियोस के लिए, वो कम होके 10 सेकंड्स या 5 सेकंड्स या 3 सेकंड्स पे भी आ सकता है, क्योंकि हम रील्स और शॉर्ट्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे इसीलिए। तो ऐसे में अटेंशन साइकोलॉजी हमें 3 स्टेप्स देती है 3 सेकंड रूल को मास्टर करने के लिए। पहला, क्यूरियोसिटी गैप। अगर मैं कहूँ तुम्हें लगता है तुम्हें कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता है, आओ तुम्हें आईना दिखाऊं, तो इस चीज को सुनने के बाद तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, मैं क्या नहीं जानता कंटेंट क्रिएशन के बारे में जो ये जानता है। और यही मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश भी करी शुरुआत में। इन चीजों के बजाय सिर्फ 2 ही चीजें हैं जिसपे ये कंटेंट और सोशल इंडस्ट्री जो है वो पूरी टिकी हुई है। क्योंकि अगर हम अपने नोशन पेज पे जाएं, हमारा बिहाइंड द सीन्स है ये, तो हमने ये कुछ टाइटल्स बना के रखे थे। इनमें से जो ये टाइटल था वो इसी पे बेस्ड था कि क्यूरियोसिटी बढ़ाई जाए, कि 2026 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट मत करना अगर तुम साइकोलॉजी नहीं जानते तो तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी हुई। दूसरा स्टेप आता है पैटर्न को इंटरप्ट करना, किसी अनएक्सपेक्टेड विजुअल, लाइन या साउंड या मूवमेंट से उस चीज को इंटरप्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो में तुम्हें पता है व्यूज का जो मैट्रिक है वो मैटर ही नहीं करता metric out there because बट व्यूज इतने सुपरफिशियल होते क्यों हैं? अगर रील से तुम इन पैटर्न्स को ब्रेक करना चाहते हो तो तुम्हें विजुअल स्टोरी टेलिंग को समझना पड़ेगा। ये 400 रुपए की कॉफी हमें बकरियों ने दी है। Okay, so it all started last month when I was in San Francisco. Literally everywhere I went, the talk of the town was this miracle drug that is making people lose their weight. Then one day, just like that, we shut our eyes for the last time. और तीसरा आता है टेंशन। तुमने अगर कोई चीज कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट करी या किसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करी तो वो टेंशन बिल्ड करती है। जैसे कि अब जीरो के पास जिस गांव में मैं रुका था वहां से मेरा टैक्सी स्टैंड है करीब 3.5 किलोमीटर दूर, और दिक्कत की बात यह है कि मेरे इस होम स्टे से बाहर जाने के लिए कोई भी टैक्सी, कोई भी ऑटो, यहाँ तक कि साइकिल तक नहीं है, जिससे हम फोर्स होते हैं कि हमें रुकना चाहिए, देखना चाहिए ये वीडियो। तो ये 3 तरीके होते हैं 3 सेकंड रूल के अंदर। पहले 3 सेकंड्स को मास्टर करें इन 3 तरीकों से। आप इन तीनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं और एक टाइम पे एक भी यूज कर सकते हैं। बस इसका एक प्रिंसिपल याद रखना, हमारा ब्रेन नोवेल्टी को स्कैन करता है और जब उसको कोई चीज डिफरेंट लगती है वहां अटेंशन को फोर्स मिलती है कि भाई अब तो देखना ही पड़ेगा यार, ये मेरी सोच से तो बिल्कुल डिफरेंट था ये चीज। तो ऐसे अटेंशन साइकोलॉजी काम करती है। दूसरी टर्म आती है सोशल प्रूफ साइकोलॉजी। लोगों को कॉपी करना अच्छा लगता है। हम इंसानों को क्या ट्रेंडिंग है, क्या दूसरे लोग सोच रहे हैं और हम किस चीज पे ट्रस्ट करते हैं उस पे बहुत ज्यादा फॉलो अप हम रखते हैं। और अगर मैं ये सोशल प्रूफ्स अपने कंटेंट में डाल दूं तो मेरी अथॉरिटी तो बढ़ी जाएगी, बल्कि तुम लॉयल भी बन जाओगे। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इस नए फॉर्मेट ने मुझे 5 लाख सब्सक्राइबर्स 2 दिन में गेन करके दिए। क्या हो सकता है वो? तो मैं यहाँ पर सोशल प्रूफ्स दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि यार ये सोशल प्रूफ कमाल के हैं, मुझे भी ऐसे करना है। आप अपने एफर्ट को बचाना चाहते हैं, आप ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाहते, आप दूसरों के बिहेवियर को कॉपी करके खुद का फायदा करवाना चाहते हैं। सीधा सीधा बोल दिया, पर देखो जो सच है वो सच है। तो मैं अपना एफर्ट बचा लूं, अपना टाइम, एनर्जी, पैसा सब बचा के अगर मैं उसको देख लूं एक बार, तो शायद मुझे ज्यादा नॉलेज मिल जाए। तीसरी टर्म आती है जिसका क्रिएटर्स इस्तेमाल करते हैं, वो है आइडेंटिटी साइकोलॉजी। ऐसा कंटेंट बनाओ जिसमें लोग खुद को देख सके, इमेजिन कर सके या रिलेट कर सके। 2026 के कंटेंट या उससे आगे के सालों में भी वही जीतेगा जो लोगों को ये फील करवा सके कि ये मैं हूं, ये मेरी स्टोरी बता रहा है ये बंदा। ऐसे में क्रिएटर्स क्या यूज करते हैं? अपने रिलेटेबल स्ट्रगल्स आपको दिखाएंगे। तो इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है क्योंकि लोग शेयर और वॉच करते हैं ऐसे कंटेंट्स को जो उनकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। मजेदार तो ये है, लेकिन चौथा वाला इससे और एक कदम आगे है, वो है लॉस एवर्जन साइकोलॉजी। हमें ये पता है कि लोगों को पाने से ज्यादा कुछ खोने का डर रहता है, और इसीलिए इस वीडियो का एक टाइटल ये भी था, इफ यू डोंट नो साइकोलॉजी डोंट स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन इन 2026। तो यहाँ पर तुम एक चीज खोने को देख रहे हो,
नहीं यार, ये गलती मुझे 2026 में अब नहीं करनी है, देख लेता हूँ वीडियो। हमारा ब्रेन वायर्ड ही ऐसे है कि हम लॉस बियर ही नहीं कर सकते, और इसका रिजल्ट क्या होता है, हमें क्लिक्स और रिटेंशन मिलता है। 5वां टर्म आता है कॉग्निटिव ईज साइकोलॉजी। अपने कंटेंट को एफर्टलेस बनाओ, फास्ट, सिंपल, क्लियर, कोई बैक स्टोरी नहीं, कोई फ्लफ नहीं, सिंपल विजुअल, डायरेक्ट सेंटेंस, क्विक पेसिंग, नो एडिटिंग। मैं भी कभी कभी हैरान होता हूँ कि जो एडिट नहीं करते उनकी भी वीडियोस लाखों तक पहुँचती हैं, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि लोगों का कॉग्निटिव लोड कम होता है। अब आप कहोगे कि तू इस्तेमाल क्यों नहीं करता यार, तेरे ठीक है एडिट काम चलाऊ है, लेकिन तू भी सिंपल बना लिया कर ऐसे बैकग्राउंड में, देख लो ऐसा होता है। लेकिन ये चीज़ आपके मन के हिसाब से है, आप अगर करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो भी अच्छा है। लेकिन इस चीज़ का यही काम है कि मेंटल लोड को कम किया जाए। हम भले ही एनिमेशन से वो कॉग्निटिव लोड बढ़ाने को देखते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मेट ऐसा है और एजुकेशन नीश में ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट में हैं या ओपिनियंस दे रहे हैं तब कॉग्निटिव लोड बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ईजी कंटेंट से वॉच टाइम बढ़ जाता है, जो ईजी स्निपेट ने भी किया। छठा टर्म इमोशनल साइकोलॉजी। कंटेंट जो इमोशन, मेमोरी और शेयरेबिलिटी को ट्रिगर करे वो है इमोशन साइकोलॉजी। फियर या कोई वैलिडेशन या कॉन्फिडेंस, अगर ये चीजें किसी कंटेंट से इमोट हो रही हैं या इसके अलावा कोई भी इमोशंस जो है वो इस वीडियो से आ रहे हैं, तुमने अपना काम कर दिया, तुमने एक लॉयल ऑडियंस बनाई है। और इसका अभी लेटेस्ट केस तो तुम शादी की वीडियोस देख ही रहे हो ना रील्स पे। और 7वां और आखिरी साइकोलॉजी नरेटिव साइकोलॉजी। हमारा ब्रेन स्टोरीज को बेहतर समझता है बजाय फैक्ट्स के। अगर मैं सिर्फ फैक्ट बोलना शुरू कर दूं तो तुम परेशान होकर ये वीडियो का वॉच टाइम जो है वो 2 सेकंड कर दोगे। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम घुमा फिरा के बात क्यों बताते हो। दोस्त, आपको स्टोरी से बेटर समझ में आता है, आप बेटर रिलेट कर पाते हैं, आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, लेकिन वो सिर्फ व्यूज बढ़ाने का काम होगा। उससे मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा और ना आप मुझसे कनेक्ट कर पाए। और रिसर्च भी यही कहती है कि स्टोरीज एक्टिवेट करते हैं मल्टीपल ब्रेन रीजन्स को, जिसका रिजल्ट मिलता है हायर रिटेंशन। ये 7 तरीके थे, ये 7 साइकोलॉजीज थी जो आपको शायद पता होनी चाहिए अगले साल में जाने से पहले। लेकिन ये तो सिर्फ 7 थी। हम अभी 18 से ज्यादा हुक्स पे काम कर रहे हैं और उसमें 200 से ज्यादा वेरिएशंस को बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं वो आप तक भेजूं तो आप मेरे पिन कमेंट पे एक लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं काम करूं आगे इस पे, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा थका हुआ काम है यार वो, और तुम ऊपर से समझ रहे हो ना। खैर, उम्मीद करता हूँ कि तुमने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स लिए होंगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अगर ह्यूमन साइकोलॉजी हमारी हड्डियों का ढांचा है तो स्टोरी टेलिंग मसल, ब्लड और बाकी बॉडी पार्ट्स है, तो वो देखना मत भूलना। ये रिव्यू वीडियो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।